Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारी सीरीज़ चल रही है मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2022 और इस सीरीज़ का मोटो है आपको सक्सेस दिलाना। और अगर आप इस सीरीज़ को सही तरीके से फॉलो करते हैं, एक एक वीडियोस को देखते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलकर रहेगी। डे 1 से स्टार्ट कीजिए और आज 21वां दिन है दोस्तों। लिटरेरी टर्म्स मैं आपको करा रहा हूँ और आप देख भी रहे होंगे कि कितने डेप्थ में जाके और कितनी बारीकी से और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। जो लिटरेरी टर्म्स मैं करा चुका हूँ उनका एक रिवीजन टेस्ट होना है जल्दी ही। इसके साथ साथ आज की जो ये क्लास है ये बहुत स्पेशल है उन सभी के लिए जिन्होंने पूरी हमारे जो ये सीरीज़ है इसको फॉलो किया है और उनके लिए भी जो पहली बार क्लास में जुड़े हैं या फिर उन्होंने बीच में कोई सी क्लास मिस कर दी थी। क्योंकि आज मैं जो नॉवल हैं, जो लिटरेरी टर्म में नॉवल और उसके टाइप्स हैं, उन सभी को रिवाइज आपको कराने वाला हूँ। एक अच्छी तैयारी आज आपकी हो जाएगी। अगर आपने नॉवल और नॉवल के टाइप्स की प्रीवियस वीडियोस को भी नहीं देखा है तो आज की वीडियो आपको पूरी तरह से इस तरह से उन टॉपिक्स को तैयार करा देगी कि आपको फिर दोबारा से कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे इस क्लास को, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ताकि आपको सीरीज़ की जो पीडीएफ है वो भी मिल जाए और इसके साथ साथ जो प्रीवियस वीडियोस हैं डे 1 से वो सभी वीडियोस आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएं। और इसके अलावा भी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस हैं वहाँ पर और बहुत सारा कंटेंट है जो आपके लिए बहुत एसेंशियल है और इसके साथ साथ बेनिफिशियल भी है। तो वो कंटेंट भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आप उस हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिटरेरी टर्म्स का टॉपिक है और ये एक रिवीजन क्लास है। तो रिवीजन क्लास में मैं रिवाइज कराऊंगा। ज़रूरी नहीं कि मैं आपको हर पॉइंट एक्सप्लेन करता चलूं, बट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट उसके फीचर्स हैं, वो सभी आपको बताए जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉवल की। नॉवल होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, नॉवल इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्रोज राइटिंग। प्रोज राइटिंग की एक एक्सटेंडेड फॉर्म जो है वो नॉवल कहलाता है। नॉवल जो है वो एक नैरेटिव टेल होती है प्रोज में। जैसे कि एपिक होता है नैरेटिव टेल इन वर्स, उसी तरह से नॉवल है नैरेटिव टेल इन प्रोज। इसमें क्या होता है, सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में एक्शंस और सीन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर जो हम बात करें नॉवल टर्म की, नॉवल टर्म आया कहाँ से? नॉवल टर्म दोस्तों इटालियन वर्ड नोवला से आया। कहाँ से आया? इटालियन वर्ड नोवला से आया, जिसका मतलब न्यू होता है। इसके बाद हम बात करेंगे नॉवेलिटी की, कि नॉवेलिटी क्या है, किसको नॉवेलिटी कहा जाता है। तो नॉवेलिटी एक लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी है जिसमें अराउंड 15,000 वर्ड्स होते हैं। इसको ब्रीफ और शॉर्ट नॉवल के नाम से भी जाना जाता है। नॉवेलिटी को किस नाम से जाना जाता है? नॉवेलिटी को ब्रीफ और शॉर्ट नॉवल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अराउंड 15,000 वर्ड्स होते हैं। इसके बाद नॉवला, क्योंकि ये अंतर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, इनमें डिफरेंस क्या है। अगर जो नॉवेलिटी एंड नॉवला की पूछें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉवेलिटी एंड नॉवला, या फिर तीनों में पूछ लिया कि इन तीनों के बीच में क्या अंतर है, तो आपको मालूम होना चाहिए। नॉवला क्या है? नॉवला एक प्रोज फिक्शन है, लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी है और शॉर्टर देन अ नॉवल है। इसमें अराउंड 30,000 वर्ड्स होते हैं और ये सिंगल इवेंट को लेकर चलता है। अगर जो हम टाइप्स ऑफ नॉवल की बात करें तो पिकारेस्की नॉवल, गॉथिक नॉवल, स्पेस फिक्शन, साइंस फिक्शन, एपिस्टोलरी नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, रीजनल नॉवल, रियलिस्टिक नेचुरलिस्टिक नॉवल, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल और डिटेक्टिव नॉवल, ये हमारे मेन टाइप्स आते हैं नॉवल के। अब इनमें सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है पिकारेस्क नॉवल। कि पिकारेस्क नॉवल होता क्या है? दोस्तों, पिकारेस्क नॉवल को आप समझिए,
पिकारेस्क वर्ड आता है स्पेनिश भाषा के शब्द पिकारो से। स्पेनिश भाषा के शब्द पिकारो से पिकारेस्क वर्ड की उत्पत्ति हुई। पिकारो का मतलब होता है रोग और नेव ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज का सताया हुआ व्यक्ति, समाज का एक ऐसा व्यक्ति जिसका शोषण किया जा रहा हो, जो एक दबे कुचले वर्ग का व्यक्ति हो। अब पिकारो की क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरी के लिए हमारी जो पिकारेस्क नॉवल पर स्पेशल वीडियो बनी हुई है उसको जरूर देखें। इट इज़ अ जेनर ऑफ प्रोज फिक्शन, ये प्रोज फिक्शन का एक स्वरूप होता है। ये पिकारो की कहानी होती है। पिकारो क्या करता है, पिकारो जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और वो शोषण का शिकार बनता है समाज के, और इसके साथ साथ जो एक करप्ट सोसाइटी है उसमें वो अपने विट से खुद को ढाल लेता है। ऐसा होता है पिकारो। और ये एक रियल पिक्चर बेस्ड स्टोरी होती है, मतलब रियल पिक्चर ऑफ सोसाइटी जो है उसको इसमें प्रेजेंट किया जाता है। जो समाज में घटित घटनाएं होती हैं उनको दर्शाया जाता है। ये कॉमेडी और सटायर दोनों से डील करती है। जो ये स्टोरी होती है इसमें एपिसोड्स में कहानी को रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो हीरो है जैसे कि मैंने आपको बताया विक्टिम ऑफ सोसाइटी होता है। थॉमस नैश का द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, डैनियल डिफॉय का द फॉर्च्यून एंड मिसफॉर्च्यून्स ऑफ द फेमस मॉल फ्लैंडर्स, हेनरी फील्डिंग का द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, चार्ल्स डिकिंस का पिकविक पेपर्स, मार्क ट्वेन का एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन, मुल्कराज आनंद का कुली और आर के नारायण का गाइड, ये फेमस एग्जाम्पल्स माने जाते हैं पिकारेस्क नॉवल के। इसके बाद हम आते हैं गॉथिक नॉवल पर। गॉथिक यानी कि डरावना उपन्यास, भूतों का उपन्यास, नॉवल ऑफ टेरर, नॉवल ऑफ वंडर, नॉवल ऑफ हॉरर, ये इसके अदर नेम्स हैं। याद रहेगा, नॉवल ऑफ टेरर, नॉवल ऑफ वंडर, नॉवल ऑफ हॉरर, ये अदर नेम्स हैं गॉथिक नॉवल के। तो गॉथिक नॉवल इतना क्लियर हुआ। गॉथिक नॉवल को नॉवल ऑफ टेरर, नॉवल ऑफ वंडर, नॉवल ऑफ हॉरर के नाम से भी जाना जाता है। अगर जो आपने कोई हॉरर मूवी देखी है तो गॉथिक नॉवल के फीचर वहीं से निकल कर आ जाएंगे आपको अपने आप ही आसान लगेंगे ये फीचर समझने, क्योंकि वही तो फीचर्स हैं गॉथिक नॉवल के। इसमें पूरा सस्पेंस होता है, इसमें मिस्ट्री होती है, इसमें हॉरर होता है, इसमें रोमांस होता है, और इसको गॉथिक हॉरर के नाम से भी जानते हैं। फुल ऑफ फियर एंड हॉन्टिंग होता है, हॉन्टिंग प्लेसेस जो दिखाए जाते हैं हॉरर मूवीज़ में। इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, वही जो एक अप्राकृतिक जो शक्ति होती है जैसे भूत प्रेत आत्माएं, ये सारी शक्तियां इसमें होती हैं। ये पॉइंट जो है 6 नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूमी कैसल को, एक ऐसे एटमोसफियर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसमें कोई पुरानी हवेली होती है या फिर कोई पुराना बंगला होता है, एक खंडर होता है, जंगल होता है। ऐसे वीरान प्रदेश को ये कहानी जो है दर्शाती है। इसमें कल्पनाओं को ज़्यादा जगह दी जाती है। हॉरेस वॉलपोन्स का द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, जो कि 1764 में पब्लिश हुई, ये नॉवल जो पब्लिश हुआ इसको फर्स्ट गॉथिक बुक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा द मिस्ट्री ऑफ ओडोल्फो बाय एन रेडक्लिफ was one of the most popular and influential Gothic novels of the late 18th century। बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा प्रभावी ये उपन्यास रहा। इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जो ओडोल्फो, द मिस्ट्री ऑफ ओडोल्फो, एन रेडक्लिफ का ये नॉवल है, और कब ऑफ लेट 18th सेंचुरी। जो ये मॉन्क है मैथ्यू लेविस का, ये भी बहुत फेमस गॉथिक नॉवेल्स में से आता है। तो गॉथिक नॉवेल्स क्लियर हुए। इसके बाद रीजनल नॉवल। रीजनल नॉवल क्या होता है? रीजनल जैसे कि नाम से ही आप समझिए, जैसे गॉथिक को नाम से समझा इसको भी नाम से समझिए, क्षेत्रीय उपन्यास। क्षेत्रीय उपन्यास है तो कोई निश्चित क्षेत्र होगा, पर्टिकुलर जोन होगा, पर्टिकुलर रीजन होगा, उसकी कहानी होगी ये। तो ये किससे डील करता है? ये जो है ये डील करता है एक स्पेसिफिक रीजन के लोगों की कहानी से। एक निश्चित क्षेत्र है, उसका उस क्षेत्र का, मान के चलिए आप जिस भी शहर में या गांव में या कस्बे में रहते हैं, आप कोई उपन्यास लिखते हैं और आप एक निश्चित बिंदु, निश्चित क्षेत्र अपने एरिया को बना लेते हैं। तो आप उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं आप अपने एरिया से, तो आप क्या करते हैं, वहाँ के कस्टम, वहाँ की कल्चर, वहाँ की ट्रेडिशंस, वहाँ के प्रोफेशंस, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ की लिविंग क्लास, वो सब कुछ, फेयर, सेरेमनीज, ठीक है ना, सेलिब्रेशंस, वो सारी चीज़ें जिनसे आप अच्छी तरह रूबरू हैं,
वो सारी बातें आप अपने नॉवल में उतार देते हैं, तो सिंपली सारे फीचर्स यहीं पर निकल आते हैं। तो रीजनल नॉवल जो है वो एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की पूरी जानकारी को लिए हुए होता है अपने आप में, वहाँ की ट्रेडिशन, कस्टम, कल्चर, वैल्यूज़, बिलीव्स, ये सभी मैंने आपको बता दिया, प्रोफेशंस, इन सभी को लिए होता है। इसमें दो आइडियोलॉजीज़ का क्लैश देखा जाता है, यानी कि एक यंग जनरेशन, न्यू जनरेशन और एक ओल्ड जनरेशन, इनका क्लैश हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अर्बन और रूरल सोसाइटी का भी क्लैश हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एक तो शहरी जीवन और एक ग्रामीण जीवन, इनका भी हमें क्लैश देखने को मिलता है। और जो ये पर्टिकुलर रीजन है जिसके बारे में बात की जा रही है, उसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को भी ये रिवील करता है जो रीजनल नॉवल है। जो हीरोइंस होती हैं रीजनल नॉवेल्स की, वो ऑफन अनमैरिड होती हैं या फिर यंग गर्ल्स होती हैं। इसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, ये मैं आपसे बता चुका हूँ कि अर्बन और जो रूरल सोसाइटी है उनका कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। स्कॉटिश नॉवलिस्ट जॉन गाल्ट एंड सर वॉल्टर स्कॉट, जो कि फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे किससे? रीजनलिज्म से। इसके साथ साथ जो रीजनल नॉवेल्स होते हैं ये सब्जेक्ट ऑफ लव से डील करते हैं अलोंग विद द रोल ऑफ फेट एंड चांस। फेट एंड चांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस प्रकार के उपन्यासों में। थॉमस हार्डी का वेसेक्स, विलियम फॉकनर का योकान पटावापवाहा और आर के नारायण का मालगुडी, ये फेमस रीजनल प्लेसेस हैं, ठीक है ना। और ये फेमस रीजनल प्लेसेस के नॉवलिस्ट हैं। थॉमस हार्डी का वेसेक्स है, विलियम फॉकनर का योकान पटावापवाहा है और आर के नारायण का मालगुडी है। इन तीनों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये रीजनल प्लेस किसका है। इसके बाद हम आते हैं साइंस फिक्शन पर, यानी कि विज्ञान के उपन्यास। नाम से ही आप समझ गए होंगे तो विज्ञान वाले फीचर होंगे, यानी कि एडवांसमेंट ऑफ लाइफ को दर्शाएगा, टेक्नोलॉजी को दर्शाएगा। और लेकिन जो साइंस फिक्शंस होते हैं उसमें फैंटेसी ज़्यादा होती है, उसमें एक हाई कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, हम फ्यूचरिस्टिक प्लान करने लगते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं साइंस फिक्शन में। तो ये एक स्पेकुलेटिव फिक्शन होता है जिसमें तर्क पर कम बल दिया जाता है, अनुमान पर ज़्यादा बल दिया जाता है, गैस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इसमें इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट से डील करता है, फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट से डील करता है, एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। इसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन को देखा जाता है, टाइम ट्रैवल को देखा जाता है, पैरेलल यूनिवर्सेस को देखा जाता है और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को, यानी कि जो दूसरे ग्रहों पर रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी को भी इसमें दर्शाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो स्पेस फिक्शन की खासियत है, ये जो आप बता रहे हैं, ये जो थर्ड पॉइंट आपने बोला है, तो मैं आपको बता दूं स्पेस फिक्शन साइंस फिक्शन का ही छोटा सा बच्चा है, यानी कि सब जेनर है किसका? साइंस फिक्शन का। ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि ये किसका सब जेनर है, ये नहीं आएगा कि किसका चाइल्ड है या किसका बच्चा है। ये तो मैं आपको एक आसानी से याद रखने के लिए बता रहा हूँ एक ह्यूमरस वे में, लेकिन आपको समझना चाहिए कि स्पेस फिक्शन एक सब पार्ट है किसका? साइंस फिक्शन का। इसलिए सब जो स्पेस फिक्शन वाले भी कैरेक्टरिस्टिक साइंस फिक्शन में शामिल हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लिटरेचर ऑफ आइडियाज। साइंस फिक्शन को लिटरेचर ऑफ आइडियाज के नाम से भी जाना जाता है। जो साइंस फिक्शन है ये सोशल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को रिप्रेजेंट करता है। साइंस फिक्शन में हमें कुछ एंशिएंट मैथोलॉजी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। वो कौन से? जैसे कि फैंटेसीज होती थी, हॉरर का कॉन्सेप्ट होता था, सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट होता था पहले, तो वो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ भी देखने को मिलते हैं। साइंस फिक्शन को अगर जो हम जोड़ें तो दोस्तों इसको ऐसी ब्रांच के रूप में डील किया जा सकता है, कैन बी डिनाइड एज अ दैट ब्रांच ऑफ लिटरेचर विच डील्स विद द रिएक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स टू चेंजेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, जो रिएक्शंस हैं ह्यूमन बींग्स के साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, उस चीज़ों को यहाँ पर डिनाई किया जा सकता है। H.G. वेल्स जो है वो मोस्ट फेमस साइंस फिक्शन राइटर माने जाते हैं इंग्लिश में। इनका फेमस वर्क आपको पता ही होगा, टाइम मशीन। पूछा जा सकता है और पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और H.G. वेल्स को शेक्सपियर ऑफ साइंस फिक्शन के नाम से भी जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। H.G. वेल्स को शेक्सपियर ऑफ साइंस फिक्शन के नाम से भी जाना जाता है। द टाइम मशीन, द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मॉरियू, द इनविजिबल मैन, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स
आर फेमस साइंस फिक्शंस बाय H.G. वेल्स। ये साइंस फिक्शंस है किसके द्वारा? H.G. वेल्स के द्वारा। H.G. वेल्स के जो साइंस फिक्शंस हैं वो एलियंस पर बेस्ड हैं, वो बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग पर बेस्ड हैं, वो इनविजिबिलिटी पर बेस्ड हैं और टाइम ट्रेवल पर बेस्ड हैं। इसके साथ साथ H.G. वेल्स, रॉबर्ट हेनलिन, आर्थर सी क्लार्क और फ्रैंक हर्बर्ट, इसके साथ साथ विलियम गिब्सन, ये फेमस साइंस फिक्शन राइटर्स हैं इंग्लिश में। अब इसके बाद स्पेस ऑफ हटा देना दोस्तों, स्पेस फिक्शन क्या होता है? स्पेस फिक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया सब जेनर है, एक सब पार्ट है साइंस फिक्शन का। स्पेस फिक्शन जो है वो कंटेम्परेरी स्पेस टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, जो समकालीन हमारी जो स्पेस की टेक्नोलॉजी है उसको दर्शाता है। स्पेस फिक्शन को जो डील करता है वो स्पेस ओपेरा से डील करता है। अब स्पेस ओपेरा को भी समझना बहुत जरूरी है और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज स्पेस ओपेरा। स्पेस ओपेरा है क्या? तो स्पेस ओपेरा एक एडवेंचर साइंस फिक्शन होता है जो कि एक आउटर स्पेस में सेट होता है डिस्टेंट प्लेनेट के। इसके साथ साथ शिकस्त एक नॉवेल है दोस्तों डोरिस लेसिंग का, ये बहुत अच्छा उदाहरण है स्पेस फिक्शन का। H.G. वेल्स की स्टोरी द वॉर ऑफ द वर्ड्स को भी बहुत अच्छा स्पेस फिक्शन माना जाता है इंग्लिश में। हिंदी मूवी कोई मिल गया भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित मूवी है। इसके साथ साथ हाइपीरियन बाय डैन सिमंस, ये एक फेमस स्पेस फिक्शन है और जो स्पेस फिक्शन होता है वो फुल ऑफ इमेजिनेशन होता है और ये यूटोपिया के कॉन्सेप्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड को भी ये रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं एपिस्टोलरी नॉवल, यानी कि नॉवेल्स जो लेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। इसमें अक्सर यही क्वेश्चन आता है कि नॉवेल्स दोज आर रिटन इन द फॉर्म्स ऑफ लेटर्स नोन एज, योर आंसर विल बी एपिस्टोलरी नॉवल। आपका आंसर होगा एपिस्टोलरी नॉवल। ये जनरली यही पूछा जाता है लेकिन फिर भी इसके और फीचर्स आप समझ लीजिए। एपिस्टोलरी नॉवल जो है एक सीरीज है लेटर्स की। ये जनरली कवर करता है डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है ना, और किससे जुड़े हुए? जो कि लेटर से जुड़े होते हैं। इसके साथ साथ डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स और जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भी इसमें माना जाता है, इसमें इसका पार्ट माना जाता है, वेदर दे आर लेटर और नॉट। और अगर जो हम कंटेम्प्रेरी राइटिंग की बात करें तो जो सोशल मीडिया कंटेंट्स हैं, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो क्लिपिंग हो, वो रिकॉर्डिंग हो, ब्लॉग्स हो, पोस्ट हो, ईमेल्स हो, उन सभी को भी किसके रूप में यूज किया जाता है? इन सभी को भी एपिस्टोलरी के सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। एपिस्टोलरी नॉवल के सोर्स के रूप में इनको भी यूज किया जाता है। जो एपिस्टोलरी टर्म है दोस्तों, ये लैटिन भाषा के शब्द एपिस्टल से आया और एपिस्टल का मतलब क्या होता है? लेटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपिस्टल का मतलब क्या होता है? लेटर होता है एपिस्टल का मतलब। इसके साथ साथ जो जर्मन है, जर्मन में या फिर ये कह लीजिए जर्मनी में एपिस्टोलरी नॉवल को किस नाम से जाना जाता है? ब्रीफ रोमैन के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन में एपिस्टोलरी नॉवल को ब्रीफ रोमैन के नाम से जाना जाता है। जो एपिस्टोलरी नॉवल होता है वो रियलिज्म को ज़्यादा प्रस्तुत करता है। कारण क्या है रियलिज्म को प्रेजेंट करने का? क्योंकि ये लेखक के मन से जुड़े हुए विचार होते हैं, लेखक की पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, तो इस वजह से ऑथेंटिसिटी जो होती है लेटर्स की वो फिक्शनल एडिटर होता है। अगर जो हम एपिस्टोलरी नॉवेल्स की बात करें तो एपिस्टोलरी नॉवेल्स 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मोनोफोनिक, दूसरा डायलॉजिक और तीसरा पॉलीफोनिक। ये 3 काइंड्स होते हैं किसके? एपिस्टोलरी नॉवेल्स के। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो, रिवीजन अच्छा हो रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस का, जो रिकॉर्डेड पेड क्लासेस हैं दोस्तों, जो पूरा बैच जो पढ़ाया हुआ है वो उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, अगर जो आप पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस आप लेना चाहते हैं फ्रॉम द डे 1 टिल द लास्ट डे, क्योंकि समय कम है और ज़्यादा वीडियोस आपको मिलेंगी तो आप और अच्छी तरह तैयारी कर पाएंगे। तो केवल ऑफर के तहत केवल 1000 रुपये में आप सारी वीडियोज़ वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे जो नोट्स हैं जो 2000 रुपये में हैं वो भी आप वनलाइनर नोट्स घर पर मंगवा सकते हैं अपने। और इसका पेमेंट का क्या मेथड रहेगा और किस तरह से आपको नोट्स मंगवाने हैं उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर 9756055255 पर।
और दोस्तों ये स्कीम है 3,000 के दोनों बैठते हैं ये नोट्स प्लस क्लासेस, लेकिन अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ लेते हैं तो केवल 2,500 रुपये में 2,500 रुपीज़ में आपको क्लासेस प्लस नोट्स दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए। अगर आप मेरे से ही जुड़े हुए हैं और आप अच्छी तरह स्टडी करना चाहते हैं, एग्जाम को निकालना चाहते हैं, तो पूरे पैकेज के साथ जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। इसमें देर करना बेकार है, क्योंकि एक छोटी सी अमाउंट का आप ये मत सोचिए कि मैं 2,500 रुपये अपने वेस्ट ना कर दूं। आपको वेस्ट करने हैं नहीं करने हैं, वेस्ट आपके होंगे नहीं होंगे, इसका तो अंदाजा आपको मेरे पढ़ाने से ही लग गया होगा। और इसके लिए आप मेरी और डेमो क्लासेस भी, अदर क्लासेस भी आप देख सकते हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ। तो आपकी जो मेहनत की कमाई है वो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा और ना ही जाएगी। बस आपको मेहनत करनी है, गाइडेंस को फॉलो करना है, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। तो एपिस्टोलरी नॉवेल्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोफोनिक, डायलॉजिक और पॉलीफोनिक। मोनोफोनिक यानी कि सिंगल कैरेक्टर बेस्ड, डायलॉजिक जिसमें 2 कैरेक्टर्स हों, और पॉलीफोनिक 3 या 3 से ज़्यादा कैरेक्टर्स हों, वो कहलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों लव लेटर्स बिटवीन अ नोबलमैन एंड हिज सिस्टर, ये जो एपिस्टोलरी नॉवेल है, सीरीज ऑफ लेटर्स, ये एनोनिमसली पब्लिश किया गया था बिना राइटर के नेम के 3 वॉल्यूम में, लेकिन इसके एफ्रा बेन को क्लेम किया जाता है इसके ऑथर के रूप में। लेकिन ये बात एज अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट है। जेम्स हॉवेल जो है इनको एपिस्टोलरी नॉवेल का फाउंडर माना जाता है। याद रखना, जेम्स हॉल को क्या माना जाता है? एपिस्टोलरी नॉवेल का फाउंडर माना जाता है। जेम्स हॉल्स फेमस एपिस्टोलरी कलेक्शन फैमिलियल लेटर्स किससे डील करते हैं? डील विद द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन, फॉरेन एडवेंचर एंड लव ऑफ वीमेन से। सैमुअल रिचर्डसन पामेला और क्लैरिसा ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं एपिस्टोलरी नॉवेल्स के इन 18th सेंचुरी। तो उम्मीद है एपिस्टोलरी नॉवेल का भी रिवीजन हो गया होगा, अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरिकल नॉवेल की तरफ आते हैं। हिस्टोरिकल नॉवेल होता क्या है? दोस्तों हिस्टोरिकल नॉवेल एक ऐसा नॉवेल होता है जो पास्ट की इवेंट से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसमें एक काल्पनिक टच इसको दे दिया जाता है। कुल मिलाकर इतिहास को कल्पना के साथ परोसा जा रहा है। इसमें जो मुख्य अटेंशन है वो मैनर्स, सोशल कंडीशंस पर डील करती हैं उस समय की, जिसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। और इसमें एक अल्टरनेट हिस्ट्री को दर्शाया जाता है, यानी कि इतिहास से छेड़खानी की जाती है और अच्छी तरह छेड़खानी की जाती है इतिहास से। और इतिहास के जो फैक्ट्स होते हैं उनको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है। किस चीज़ के लिए? केवल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए, रीडर्स को एंगेज करने के लिए। और अगर जो हम बात करें कि ये जो वर्क्स हैं हिस्टोरिकल फिक्शन जो है, इसको जनरली क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है रीडर्स के द्वारा? क्योंकि इसमें लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी होती है। आपने देखा भी होगा, कोई मूवी आती है हिस्टोरिकल बेस्ड तो उसमें पथराव वगैरह भी होते हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी रिप्रेजेंट की जाती है, उसमें लैक ऑफ फैक्ट्स दर्शाए जाते हैं, इतिहास से छेड़खानी की जाती है। इस वजह से एक्यूरेट डिटेल्स को नहीं दिया जाता। और इसके साथ साथ जो हिस्टोरिकल फिक्शंस होते हैं, हिस्टोरिकल फिक्शंस में सर वॉल्टर स्कॉट की बात करें तो सर वॉल्टर स्कॉट को फादर ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शंस के रूप में जाना जाता है। वॉल्टर स्कॉट को क्या माना जाता है? फादर ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शंस। और इसमें कॉन्फ्लिक्ट दर्शाया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट कैसा? एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, दोनों तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो हैं जो हिस्टोरिकल फिक्शन है उसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सर वॉल्टर स्कॉट का वेवरली और इवानहो, लियो टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस एंड अ टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकेंस, ये फेमस एग्जाम्पल्स हैं हिस्टोरिकल नॉवेल्स के। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं डिटेक्टिव नॉवेल की तरफ। उम्मीद है कि आपका जो प्रीवियस नॉवेल्स मैंने आपको पढ़ाए उनका रिवीजन अच्छी तरह से हो गया होगा। अब आते हैं हम डिटेक्टिव नॉवेल्स पर। दोस्तों मैं आपके साथ पूरी मेहनत कर रहा हूँ, अच्छी तरह से मैं लगा पड़ा हूँ, आपको भी उसी तरह से मेहनत करनी है, अच्छी तरह से समझते हुए चलना है। जो डिटेक्टिव नॉवेल है, जासूसी वाले उपन्यास, जासूसी के नाम से ही फीचर्स अब आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ये क्राइम से जुड़ी हुई कहानी होती है, जैसे आपने सीआईडी देखा हो या फिर सावधान इंडिया देखा हो, इस तरह से। तो किससे जुड़ती है? क्राइम से जुड़ी हुई कहानी होती है। ये इन्वेस्टिगेशन के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें क्या होता है, जो कल्प्रिट है
जो कल्प्रिट है उसका उजागर कर दिया जाता है, और कभी कभी क्या होता है, एक सस्पेंस भी छोड़ दिया जाता है, यानी कि जो दोषी है वो पकड़ा ही नहीं जाता। और इसमें जिसने बेचारे ने कुछ किया नहीं उस पर भी सस्पेक्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, सुपीरियरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन को और विट ऑफ डिटेक्टिव को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं इस प्रकार के जो नॉवेल्स होते हैं, डिटेक्टिव नॉवेल्स। सस्पेंस, मिस्ट्री, क्लाइमैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस प्रकार के उपन्यासों में। म्यूजिक को भी ऐड किया जाता है किस चीज़ के लिए, स्पेशल चार्म के लिए। लव, रोमांस, बैटरे एंड ऑनर किलिंग। दोस्तों लव, रोमांस, बैटरे एंड ऑनर किलिंग जो है, प्यार हुआ, रोमांस हुआ, और या फिर एक विश्वासघात हुआ और अपनों ने अपनों को मार डाला, इस प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं वो देखे जाते हैं डिटेक्टिव नॉवेल्स में। अगर जो हम फर्स्ट डिटेक्टिव स्टोरी की बात करें तो वो मर्डर्स इन न्यू मॉर्ग है, रिटन बाय एडगर एलन पो के द्वारा लिखा गया अप्रैल 1841 में जो ये पब्लिश हुआ। इसके साथ साथ शर्लॉक होम्स, द स्टोरी ऑफ शर्लॉक होम्स आपने सुनी होगी, बाय आर्थर कॉनन डॉयल। ये मोस्ट फेमस डिटेक्टिव नॉवल माना जाता है इंग्लिश में। तो डिटेक्टिव नॉवल क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं हम रियलिस्टिक नॉवल पर कि रियलिस्टिक नॉवल किस प्रकार के होते हैं। अगर जो हम बात करें रियलिस्टिक नॉवल का मेन पर्पस क्या होता है, ये जो हमारी रियल लाइफ होती है या फिर राइटर की जो रियल लाइफ होती है, रियल फैक्ट्स होते हैं या फिर समाज के जो रियल फैक्ट्स होते हैं उनको दर्शाता है रियलिस्टिक नॉवल, जिसको सोशल रियलिज्म का भी नाम दिया जाता है। अगर जो समाज से जुड़ी हुई रियलिटी दर्शाई जा रही है, इस प्रकार के जो नॉवेल्स डील करते हैं वो कॉमन व्यक्ति की, एक साधारण व्यक्ति की जिंदगी से डील करते हैं। इसमें लोअर क्लास के स्ट्रगल को रिप्रेजेंट किया जाता है और इस प्रकार के उपन्यासों को नॉवेल ऑफ मैनर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नॉवेल ऑफ मैनर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सोशल क्रिटिसिज्म को जगह दी जाती है। रियलिस्टिक नॉवल में किसको जगह दी जाती है? सोशल क्रिटिसिज्म को जगह दी जाती है। और इसके साथ साथ जो फीमेल होती हैं वो जनरली तो प्रोटैगनिस्ट के रूप में दिखाई जाती हैं और जो फीमेल है उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी कि फेमिनिस्टिक अप्रोच का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है रियलिस्टिक नॉवेल्स में। इसमें कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के जो लेखक का समकालीन समाज होता है उसके मुद्दों को दर्शाया जाता है, उसके जो रियल इश्यूज होते हैं उनको इसमें जगह दी जाती है। अब रियलिज्म आया कैसे दोस्तों? रियलिज्म जो आया किसके डिपार्चर के बाद आया? आइडियलिज्म और रोमांटिसिज्म के डिपार्चर के बाद क्या आता है? रियलिज्म आता है इंग्लिश लिटरेचर में। और कब? इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी और स्पेशली इन द सोर्स ऑफ नॉवेल्स के सोर्स में आया। रियलिज्म जो है वो एम्फेसाइजेस करता है किस पर? ऑर्डिनरी पीपल पर और कॉमन सिचुएशंस पर। इसके साथ साथ ये रिजेक्ट करता है प्रिंसिपल को। किसके प्रिंसिपल को? हीरोइक पर्सनैलिटी के कैरेक्टर के प्रिंसिपल को, एरिस्टोक्रेटिक क्लास के कैरेक्टर के प्रिंसिपल को। इसमें जो होता है, जो रियलिस्टिक नॉवेल्स होते हैं इसमें हमें हीरो कोई ऊंचे स्तर का नहीं देखने को मिलेगा, हीरो कोई हाईफाई स्टेटस वाला नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि वो एक साधारण व्यक्ति होगा। और जो रियलिज्म था दोस्तों वो नेचुरलिज्म में टर्न कब हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब टर्न हुआ? इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड में रियलिज्म जो था वो नेचुरलिज्म में टर्न हो गया। नेचुरलिज्म में क्या था? ये मिक्सचर था रियलिटी का, फैंटेसी का, हिस्ट्री का, थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन रियलिस्टिक आइडियाज यहां भी जो के त्यों बने हुए थे, बस उसको थोड़ा सा एलोबरेट ज्यादा कर दिया गया। अब इसमें अ फेयरवेल टू आर्म्स by Ernest Hemingway, Great Expectations by Charles Dickens, Emma by Jane Austen और Return of Native by Thomas Hardy, ये फेमस एग्जाम्पल्स माने जाते हैं किसके? रियलिस्टिक नॉवेल्स के। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल पर। उम्मीद है कि आपको प्रीवियस नॉवेल्स जो मैंने आपको रिवाइज कराए वो अच्छी तरह से रिवाइज हो गए होंगे। अब आ जाते हैं हम ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल पर कि ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल क्या होता है। जैसे कि नाम से आप समझ रहे होंगे, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा होती है। लेकिन दोस्तों ये ऑटोबायोग्राफी और मेमोर से हटकर होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है? रियल टच दिखाया जाता है। लेखक अपनी जिंदगी का पूरा जो लेखा जोखा होता है उसको प्रस्तुत करता है। लेकिन यहां पर क्या होता है? जो उसकी लाइफ के कुछ एपिसोड्स होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, उनको वो दर्शाता है और उसमें फिक्शनल टच देता है। और यहां तक कि नेम और कैरेक्टर्स को भी बदल दिया जाता है, वो अपना नाम ही बदल के परोस देता है।
तो ऐसे जो होते हैं नॉवेल्स वो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स होते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है। इस प्रकार के जो उपन्यास होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स। अब एक बार फीचर समझ लीजिए। इसमें क्या होता है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल में? इसमें लेखक जो है अपने जीवन की डिटेल को प्रस्तुत करता है। क्योंकि आपने दोस्तों सारे पढ़ रखे हैं, ये अब रिवीजन हो रहा है तो आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे सभी, और अच्छा खासा रिवीजन हो गया है। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ देखने की जरूरत होगी, केवल आप एक बार पीडीएफ देखकर जाना एग्जाम के समय। ये जो है ये ऑटोबायोग्राफी और मेमोर से डिफरेंस होता है। डिफरेंट क्यों? क्योंकि मेमोर जो है एक छोटी सी मेमोरी होती है और नॉवल जो है वो लॉन्गर होता है, और ऑटोबायोग्राफी एक रियल फैक्ट्स पर बेस्ड होती है। रीडर्स जो हैं इसमें रियल फैक्ट्स मिलेंगे उन्हें, ये एक्सपेक्ट नहीं करते। इसके साथ साथ नेम एंड लोकेशंस जो हैं वो भी चेंज कर दी जाती हैं इस प्रकार के उपन्यासों में, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स में। अब इसमें जो राइटर की लाइफ से जुड़ी हुई इवेंट्स हैं उनको रिक्रिएट किया जाता है। क्यों रिक्रिएट किया जाता है? उसको मोर ड्रामेटिक बनाने के लिए, और एक लेखक की जिंदगी का टच उसमें दिया जाता है। और जो नॉवेल्स जो है कंप्लीटली ट्रू नहीं होते, उसकी लाइफ से डील मतलब पूरी तरह नहीं करते, एक लाइट टच लिए हुए होते हैं, उनको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स के नाम से भी उनको जाना जाता है। और जो बहुत से ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स होते हैं ये लेखक के प्राइवेट एक्सपीरियंसेस को दर्शाते हैं। प्राइवेट एक्सपीरियंसेस किस चीज के? वॉर के हो सकते हैं, फैमिली के हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के हो सकते हैं, रोमांस एंड सेक्स को लेकर हो सकते हैं। डीएच लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स, चार्ल्स डिकिंस का डेविड कॉपरफील्ड, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का अ फेयरवेल टू आर्म्स, और जॉर्ज एलियट का द मिल ऑन द फ्लस, ये फेमस एग्जाम्पल्स और बेस्ट एग्जाम्पल्स माने जाते हैं किसके? ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स के। तो दोस्तों ये हुआ आपके नॉवेल और नॉवेल के टाइप्स का एक अच्छा खासा रिवीजन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ ज़रा सा समय ज़रूर निकालना लाइक और कमेंट करने का, और जितना भी हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और जो स्टूडेंट्स जो लिटरेरी टर्म्स की तलाश में हैं और जिनको लिटरेरी टर्म्स ढंग से नहीं तैयार हो पा रहे हैं वो यहाँ पर आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में तैयार कर देंगे। और मैंने आपसे पहले ही एडवाइस दी थी कि एमएच अब्राहम के चक्कर में मत पढ़ना बिल्कुल भी, क्योंकि वो जो बुक है अच्छी बुक है नो डाउट, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट आपको 1 साल का टाइम चाहिए। वो तब प्रॉपरली आप तैयार कर पाएंगे, इतने कम समय में उसको तैयार नहीं कर पाएंगे। और यहां पर जो मैं लिटरेरी टर्म्स आपको करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स करा रहा हूं, और सारे लिटरेरी टर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तैयार करा रहा हूं, और सिंपल लैंग्वेज में तैयार करा रहा हूं दोस्तों, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करा रहा हूं। आप उन्हें तैयार कीजिए ना, उनको अच्छी तरह से तैयार कीजिए, और इसके साथ साथ हमारी पेड क्लासेस का भी हिस्सा बन जाइए जो कि केवल 1000 रुपये में है, और जो 1 लाइनर नोट्स हैं उनको भी आप परचेज कीजिए जो कि मात्र 2000 रुपये में है, और दोनों चीज़ एक साथ लेते हैं तो 2500 रुपये में आपको ये कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, जिसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर 9756055255 पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल if you have not subscribed yet.